हेलो दोस्तों। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 9th NCERT पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहाँ पर दूसरा अध्याय है। यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों अध्याय को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले अध्याय में ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों की ये सीरीज यूपीएससी सहित सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस और जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड लेक्चरर हो या बीपीएससी ट्री हो, DSSB हो, नेट जेआरएफ हो, इन सभी को कवर करेगी। मैं आपसे कई बार कह भी चुका हूँ, एनसीईआरटी जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होती है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का अध्याय जो है हमारा लोकतंत्र से संबंधित है। आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि हमने जब पहले अध्याय में समकालीन विश्व में लोकतंत्र पढ़ लिया है तो हम लोग दोबारा क्यों पढ़ें। देखिए, पहले अध्याय में हमने वहाँ पर लोकतंत्र के फैलाव की बात की थी कि लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। वहाँ पर हमने लोकतंत्र की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, बुराइयाँ क्या क्या हैं, नहीं वहाँ पर हमने बहुत डीपली लोकतंत्र के बारे में नहीं पढ़ा था, केवल लोकतंत्र के विस्तार के बारे में पढ़ा था कि कैसे फैलाव हुआ है। आज के अध्याय में हम लोकतंत्र की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, लोकतंत्र से समाज में या लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ और इसकी परिभाषा को जानेंगे। देखिए, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है और डेमोक्रेसी जो है यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द एक है डेमोक्रेसिया, इससे बना है। डेमोक्रेसिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेमोस है और दूसरा है क्रेसिया। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है। मैंने आपको पहले अध्याय में परिभाषा भी बताई थी कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की एक सबसे सार्वभौमिक परिभाषा दी है। लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अर्थात जनता ही यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता ही शासकों का चुनाव करती है, उनको पावर देती है और जनता जब चाहे तो उन्हें बदल भी सकती है। तो यहाँ पर जनता ही सर्वोच्च है, जनता के हाथ में ही सारी शक्तियां हैं। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और ये परिभाषा जो है अलोकतांत्रिक शासनों को लोकतांत्रिक शासन से अलग करती है। अलोकतांत्रिक शासन कौन कौन से थे जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा भी है, जैसे म्यांमार का सैनिक शासन। आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है पहले अध्याय में कि 1948 में म्यांमार जो है औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होता है, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। 1962 में वहाँ पर सैन्य तख्तापलट हो जाता है। सैन्य तख्तापलट के बाद यहाँ पर सेना के जो प्रमुख हैं वो शासन चलाते हैं। करीब 30 साल तक ये व्यवस्था चलती रहती है। फिर से 1991 में यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव के जो भी परिणाम आते हैं उन परिणामों को मानने से फिर से सेना मना कर देती है। इस तरह से सैन्य तानाशाही यहाँ पे कायम रहती है। फिर सन 2015 में आते हैं। 2015 में यहाँ पे फिर से चुनाव होते हैं, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनती है। फिर 2021 में फिर से यहाँ पे तख्तापलट हो जाता है और फिर से यहाँ पर सैन्य तानाशाही स्थापित हो जाती है। तो आज भी म्यांमार में जो है सैन्य शासन चल रहा है। चिले के बारे में हमने पढ़ा था कि चिले में पहले लोकतंत्र था। ये सल्वाडोर अलेंदे के शासनकाल में वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार थी। 1970 में सल्वाडोर अलेंदे जो हैं लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन उनकी जो नीतियाँ थी उन नीतियों से चिले के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, पुजारी लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं, वो खुश नहीं थे। तो ये लोग जो है इनके शासन के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो उस समय जो सैन्य प्रमुख थे जनरल पिनोसे, ये बगावत कर देते हैं। तो ऐसे करके 1973 में ये सैन्य तख्तापलट कर देते हैं जिसमें अलेंदे मारे जाते हैं और पिनोसे जो है चिले के सैन्य तानाशाह बन जाते हैं। करीब 17 सालों तक ये शासन करते हैं, उसके बाद इनकी सरकार भी गिर जाती है। वहीं सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में आज भी राजशाही कायम है, यानी यहाँ पर जो है शाह का शासन होता है। देखिए, सऊदी अरब में शाह का मतलब होता है राजा, किंग। शाह कोई वंश नहीं है बल्कि ये राजा को कहा जाता है। तो सऊदी अरब में जो शासन व्यवस्था है वो राजशाही है और राजा का पद जो है वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब क्या है कि यहाँ पे सत्ता जो पिता से पुत्र में हस्तांतरित होती है, जो कि वंशानुगत है। अब देखिए, अलोकतांत्रिक शासनों में और लोकतांत्रिक शासन में अंतर क्या है। अलोकतांत्रिक शासन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पर जनता इन लोगों का चुनाव नहीं कर रही है। चाहे म्यांमार के सैनिक तानाशाह हों, म्यांमार के सैनिक तानाशाह का चुनाव भी जनता ने नहीं किया है। चिले में जो पिनोसे की तानाशाही थी उसमें भी जनता ने पिनोसे का चुनाव नहीं किया है और ना ही सऊदी अरब के राजा का चुनाव जनता ने किया है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है, जनता इन लोगों से प्रश्न भी नहीं पूछ सकती है।
क्योंकि ये लोग अपने मनमर्जी के मालिक हैं, तानाशाह हैं, रायशाहियाँ हैं, तो ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं है। तो लोकतंत्र जो है अलोकतांत्रिक शासनों के मामले में इन बातों से अलग है। यहाँ पर हम लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। अक्सर हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी देश में इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो वहाँ पर लोकतंत्र होगा। हमारे दिमाग में ऐसा आता है। तो केवल चुनाव करा देना लोकतंत्र नहीं है। वास्तविक और छद्म लोकतंत्र, वास्तविक मतलब एकदम एक्चुअल रियलिस्टिक लोकतंत्र, और छद्म का मतलब दिखावटी लोकतंत्र, इसमें अंतर है। और इसमें अंतर करने के लिए यहाँ पर 4 विशेषताओं का होना अनिवार्य है। ये 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे पहली विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी जो भी डिसीजन है वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करें, कोई और व्यक्ति ना करें। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने एरियाज में जो भी MP हैं, MLA हैं, या अपने ग्राम स्तर पर जो भी सरपंच या प्रधान, उसका चुनाव किया है। अब इमेजिन करिए कि जो निर्वाचित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का आपने चुनाव किया है, वो डिसीजन ना लेकर कोई सेकंड पर्सन डिसीजन ले रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपके निर्वाचन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है, कई बार लोग कठपुतली व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा कर देते हैं, वो व्यक्ति जीत जाता है और सत्ता कोई और चला रहा है। तो ऐसे में जनता की बात नहीं सुनी जाती है। जो और लोग शासन चला रहे हैं वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे जरूरी ये है कि जो भी फैसले लिए जाएं वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाएं। यानी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यहाँ पर इसके कुछ नकारात्मक उदाहरणों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है कि पाकिस्तान में कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ की जो लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार थी उसको उखाड़ फेंका है और खुद को सैन्य तानाशाह घोषित कर दिया है। देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट करके जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार थी इसको उखाड़ के फेंका है, और इन्होंने देश का खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया है। मुख्य कार्यकारी का मतलब प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। हालांकि बाद में इन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है, और सन 2002 में इन्होंने एक जनमत संग्रह कराया है। देखिए, चूंकि ये सैन्य तानाशाह थे तो इन्होंने आर्मी के दम पर या अपनी दबंगई से जो भी जनता है पाकिस्तान की उसको डरा कर रखा है, उसको अपने प्रभाव में ले लिया है और अपने फेवर में मत कराया है। तो ऐसे में जनमत संग्रह कराकर इन्होंने अपने जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए और बढ़वा लिया है। देखिए, इनके शासनकाल में अक्टूबर 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया जाता है, और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान को बदल डाला जाता है। इस ऑर्डर में था क्या? इस ऑर्डर के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की जो भी असेंबलियां थी इनको भंग कर सकता था। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चुने हुए MP आ रहे हैं या प्रांतीय स्तर पर जो भी MLA आ रहे हैं, उनकी जो भी सभाएं हैं, उन सभाओं में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको राष्ट्रपति चाहे तो सिरे से खारिज कर सकता है। ये ताकत इन्होंने राष्ट्रपति को सौंप दी है। अब जैसे ही ये कानून लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित होता है उसके बाद ये चुनाव कराते हैं, ये राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में चुनाव कराते हैं। तो चुनाव में जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो केवल नाम मात्र के प्रतिनिधि होते हैं। वास्तविक जो सत्ता होती है वो सैन्य कमांडरों के हाथ में और परवेज मुशर्रफ के हाथ में होती है। तो यहाँ पे वही कहानी बताई गई है कि लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसमें के फौजी अधिकारी थे और परवेज मुशर्रफ, इनके हाथ में थी। यानी यहाँ पर भी लोकतंत्र नहीं था। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई सैन्य तानाशाह डिसीजन लेता है तो फिर वो अपनी मनमर्जी चलाता है। देखिए, अक्सर आप में से कई अभ्यर्थी नोट्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग टेलीग्राम के थ्रू नोट्स को सेल करते हैं। आप टेलीग्राम के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि नोट्स किस टाइप के होंगे, तो मैं आपको नोट्स का एक सैंपल दिखा देता हूँ। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि नोट किस टाइप के रहने वाले हैं। देखिए, नोट्स जो है कुछ इस तरह से A4 फॉर्मेट पर रहने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 8 NCERT पॉलिटी का मैंने सैंपल यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक वे में आप इंडेक्स पूरी बनाई हुई है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि हर टॉपिक को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है, प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको अंडरलाइन भी किया गया है, बोल्ड किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है टेस्ट सीरीज भी ऐड की गई है, MCQ ऐड किए गए हैं। तो अगर आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग नोट्स को परचेज करके पढ़ाई करें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। लोकतंत्र की दूसरी अनिवार्य विशेषता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला है। आप लोगों ने अक्सर अखबारों में या मीडिया में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है कि जहाँ पर वोटिंग हो रही होती है, जो पोलिंग बूथ होते हैं, उन्हें किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति या कुछ गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने कब्जे में ले लेते हैं
और ऐसे करके वो किसी एक व्यक्ति विशेष के फेवर में या पार्टी विशेष के फेवर में वोट डलवाते हैं। तो यहाँ पर जो वोटिंग होगी क्या वो लोकतांत्रिक होगी? यकीनन नहीं होगी। एक सेकंड सिचुएशन मान लेते हैं। मान लीजिए वोटिंग होने के बाद जहाँ पर मतों की गणना होती है, वोट काउंटिंग होती है, वहाँ पर कुछ प्रतिनिधि जो हैं सरकारी कर्मचारियों को घूस खिलाकर या उन्हें अपने प्रभाव में लेकर अपने फेवर में जीत दर्ज करा लेते हैं। तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका होगा? यकीनन नहीं होगा। एक तीसरी कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति, दबंग प्रकृति का व्यक्ति है, और वो क्षेत्र में ये घोषणा कर देता है कि हमारे अपोजिशन में जो खड़ा होगा हम उसको मरवा देंगे, जान से खत्म करवा देंगे, और लोग इस डर से उसके अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ते हैं, और वो व्यक्ति जो निर्दलीय रूप से चुनकर आ जाता है, तो क्या वो लोकतांत्रिक कहलाएगा? यकीनन नहीं कहलाएगा। एक चौथी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि है, वो अपने आसपास के क्षेत्र की जनता को धमका दे कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप सोच लेना कि क्या परिणाम होंगे, आपको क्या क्या बाद में परिणाम भुगतने होंगे। जैसा कि हाल के कुछ समय में आपने कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं देखी भी होंगी जहां पर जो भी एमएलए वगैरह हैं उन्होंने जनता को इस तरह से धमकाया भी था। तो यहाँ पर हमने ये 4 तरीके की जो कंडीशंस हैं ये देखी हैं। एक पांचवी कंडीशन और हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए किसी देश में केवल कोई एक पार्टी है, एबीसी करके कोई केवल एक पार्टी है। अब यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं है, केवल ये एक ही पार्टी है, वन एंड ओनली वन पार्टी है। अब यहाँ पर जो भी एमपी या एमएलए के इलेक्शन होते हैं, इनमें किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट खड़े नहीं होते हैं, बल्कि इसी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर बस इतनी छूट है कि यहाँ पर एमपी के इलेक्शन में इसी पार्टी के मान लीजिए कहीं एक सीट पर 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, कहीं पे 5 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो इस तरह से इसी पार्टी के कैंडिडेट रहते हैं। जनता से यहाँ पे वोटिंग इन 4 के फेवर में कराई जाती है कि आपको जो पसंद हो इन 4 में से उसको आप वोट डाल के आप उसे विजयी बनाएं, और अंततः वो कैंडिडेट जो है उसी पार्टी का ही रहेगा। तो क्या ये व्यवस्था लोकतांत्रिक कहलाएगी? यकीनन नहीं कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो ये पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए 4 में से आपने जो भी पसंद है आपने उसे चुन लिया, वो रहेगा तो इसी पार्टी का, भाई इसी पार्टी की आइडियोलॉजी रहेगी, इसी पार्टी की कार्यशैली भी एक जैसी रहेगी, उसमें बदलाव कहाँ से आएगा? जब एक पार्टी होगी तो इनकी मनमानी भी चलेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा तो इनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर पाएगा, ये निरंकुश होकर सत्ता चलाएंगे। तो ये भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, ताकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं इनके लिए जीत हार के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। यहाँ पर इस बात के कुछ नकारात्मक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे चीन का उदाहरण दिया गया है। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए थे, वही एग्जाम्पल अब यहाँ पर रियल लाइफ में आगे चीन की यहाँ पे बात करें। देखिए चीन की संसद को कवांगुओ रैममिन दाइबियाओ दाहुई, वैसे इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय जन संसद, ये कहते हैं। और चीन की संसद के लिए हर 5 साल में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, और इसमें पूरे चीन से करीब 3000 मेंबर इसमें आते हैं। यानी यहाँ पर इस संसद में पूरे चीन से, चीन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, भूक्षेत्र है, उससे करीब 3000 मेंबर इलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं। कुछ जो मेंबर हैं उनका चुनाव जो है आर्मी करती है। यहाँ पर एक आवश्यक शर्त यह है, क्योंकि चीन में केवल एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। यानी यहाँ पे चुनाव लड़ने से पहले जो भी उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सरकार जो है सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी यहाँ पर हमने जो आपको अभी 5वीं कंडीशन आपको बताई थी कि मान लीजिए देश में कोई एक ही पार्टी है और उसी से परमिशन लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वो व्यवस्था लोकतांत्रिक कहलाएगी? यकीनन नहीं कहलाएगी। तो चीन में जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। और यहाँ पर एक जनता का मन बहलाने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी गई है कि हमने देखो हर 5 साल में नियमित रूप से चुनाव कराए हैं, जबकि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया, ये मैक्सिको का उदाहरण है। देखिए मैक्सिको जो है 1930 में आज़ादी मिली थी। मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका का देश है और यूएसए के दक्षिण में पड़ता है। आप लोग मैप पर एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो है हर 6 साल में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में केवल एक ही पार्टी पीआरआई, यानी पीआरआई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यही जीतती थी। तो पीआरआई के बारे में ये बताया गया है कि पीआरआई पार्टी इतनी ज़्यादा कुख्यात थी कि उसने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये सरकारी तंत्र है, उसको अपने फेवर में ले लिया था। चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती थी। मीडिया पर नियंत्रण था, मीडिया पे बैन लगा दिया था। मीडिया जो है इनकी आलोचना नहीं कर सकती थी, मीडिया सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाती थी। यहाँ तक कि ये जो भी कॉलेज स्कूल होते थे वहाँ भी छात्रों से अपील करते थे कि आपको हमारे फेवर में वोट देना है,
एंड टाइम पर जो पोलिंग बूथ होते थे वो शिफ्ट कर दिए जाते थे, जिससे कि बहुत सारे लोग वोट डाल ही नहीं पाते थे। तो इस तरीके से ये लोग चुनाव जीतते थे। यानी यहाँ पर जो चुनाव जीतने के इनके तरीके थे वो बहुत ही ज़्यादा अनैतिक थे। तो यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है पीआरआई वाली, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगी। लोकतंत्र की तीसरी अनिवार्य विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल जो है ये राजनीतिक समानता स्थापित करता है, अर्थात हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर जो भी हो लेकिन हमारे वोट की वैल्यू सेम है। यानी किसी भी आदर्श लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि वहाँ नागरिकों की जो वोट वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत में चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे यहाँ पर उद्योगपति हो, चाहे यहाँ पर एक किसान हो, सबकी वोट वैल्यू समान है। ऐसा नहीं है कि अंबानी वोट डालेंगे तो उनका वोट 500 आदमियों के बराबर होगा या 1000 आदमियों के बराबर होगा। नहीं, अंबानी का भी वोट वैल्यू एक है और एक किसान की वोट वैल्यू भी एक है, एक मजदूर की वोट वैल्यू भी एक है, एक शिक्षक की वोट वैल्यू भी एक है। तो ये है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। तो ये जो सिद्धांत है ये राजनीतिक समानता स्थापित करता है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। हालांकि कुछ हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहां पर मतदान के समान अधिकार से लोगों को वंचित किया गया है। जैसे सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया जो है एक यूरोप का देश है, यानी ये बाल्टिक कंट्री में आ जाता है, बाल्टिक सीज के ऊपर है और रूस से सीमा भी बनाता है ये। तो यहाँ पर जो सिटीजनशिप है यानी नागरिकता के एक नियम कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि यहाँ पर जो रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी यहाँ पर रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया, उनको अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। फिजी की बात करें, आप लोगों ने गिरमिटिया मजदूरों के बारे में सुना होगा जो कि औपनिवेशिक काल में भारत से अनुबंध के तहत इन जगहों पर ले जाए गए थे, उनसे वहाँ मजदूरी कराई गई थी। तो फिजी में गिरमिटिया जो मजदूर हैं उनके वंशज आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पे फिजी की कहानी बताई गई है कि चुनावी प्रणाली में जो मूल फिजी के नागरिक हैं इनके वोट का मूल्य भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं इनके वोट से अधिक है। यहाँ पे आप इमेज में इलस्ट्रेशन देख भी पा रहे हैं, जो फिजी के जो मूल नागरिक हैं उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा है, जबकि भारतीय मूल के जो जो भी जिनके पूर्वजों के जो वंशज वहाँ भी रह रहे हैं उनके वोट की वैल्यू इनसे कम है। तो यहाँ पर भी आप इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कही जाएगी यहाँ पर जबकि जब सबको समान वोट मिलेगा और सबके वोट की वैल्यू समान होगी। लोकतंत्र की चौथी अनिवार्य विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज का मतलब क्या है? कानून की नज़र में सभी समान है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव जीत गया है तो भाई अब तो वो राजा है, किसी की नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी चलाएगा, या राष्ट्रपति है तो कानून से परे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून का शासन होना चाहिए, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और जो भी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उन नागरिकों के अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोग देखते होंगे पार्टियां जब सत्ता में आ जाती हैं, निरंकुश हो जाती हैं, नागरिक अधिकारों को दबाने लगती हैं, तो इस स्थिति को लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों जैसे कि अव्यक्ति संगठन और विरोध करने की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, इसके दायरे को मानते हुए काम करती है। यानी कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है उसको इस दायरे में रहकर ही काम करना होता है, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर ही काम करना होता है, नागरिक अधिकारों का सम्मान करना होता है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। जैसे आप देखते होंगे भारत में तो अक्सर ऐसा होता ही है, भाई जो व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है वो अपनी मनमानी चलाता है। तो ये तरीका गलत है, इसको लोकतांत्रिक तरीका नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर नागरिक अधिकारों की रक्षा मेन है। यानी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सरकार चुनकर आई है अगर वो नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो उसको लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ताकि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका पर भी अंकुश लगाए रख सके। तो नागरिक अधिकारों की रक्षा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। मतलब सब लोग कौन कौन? कार्यपालिका भी करती हो, विधायिका भी करती हो। यहाँ पे कुछ नकारात्मक उदाहरण भी इसके दिए गए हैं, जैसे जिम्बाब्वे का उदाहरण दिया गया है। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के शासन के बारे में बात की गई है। देखिए जिम्बाब्वे आप देख पा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, साउथ अफ्रीका के ऊपर अवस्थित है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। देखिए जिम्बाब्वे जो है 1980 में गोरों से आज़ाद हुआ, यानी ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है। और आज़ादी मिलने के बाद से यहाँ पे जानू पीएफ, ये एक दल है, पार्टी है, इसका यहाँ पे शासन था।
जानू पीएफ पार्टी ने जो है देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और जब देश आज़ाद हो गया तो ये पार्टी भी सत्ता में आई है। जानू पीएफ दल के जो प्रमुख नेता थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे, और रॉबर्ट मुगाबे ने आज़ादी के बाद शासन अपना किया है। मुगाबे वैसे तो लोकप्रिय काफ़ी नेता थे, लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके से हथकंडे अपनाते थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक व्यक्ति भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा फेमस है तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति तानाशाह नहीं होगा, वो तानाशाही कर सकता है। तो आज़ादी के बाद जब ये सत्ता में आए हैं तो इनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किया है, राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है, और उसकी जो जवाबदेही जनता के लिए उसको कम कर दिया है। इनके शासनकाल में स्थिति ये थी कि जो अपोजिशन थी इसको प्रताड़ित किया गया है, जजों पर फैसले बदलने के लिए दबाव डाला गया है, और जो मीडिया हाउसेस हैं उन पर सरकारी नियंत्रण रखा गया है ताकि मीडिया इनके अगेंस्ट बोल ही ना पाए। अंततः यहाँ भी क्रांति होती है और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है, हम लोगों ने भाई इसकी लोकप्रियता देख के उसको चुनाव जिता दिया, लेकिन बाद में वो शक्ल दिखाने तक नहीं आ रहा है, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे भारत में आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटी यानी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टियों से जीत जाते हैं, जनता इसलिए जिता देती है भाई फलानी पार्टी के हैं, हमारे आदर्श रहे हैं, हमने मूवियों में देखा है, रियल लाइफ में हम अपने क्षेत्र में देखेंगे, वो ये सोच के जिता देते हैं। लेकिन वो सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटी होते हैं, चुनाव जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं, और अगर उनके पास पहुंच भी जाओ सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को अगर आप लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिए गए हैं कि वास्तव में लोकतंत्र कितना सफल रहा है, उसको लेकर यहाँ पे लोगों ने आलोचना की है। सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र में हर नियमित अंतराल में चुनाव होते हैं, तो नियमित अंतराल में चुनाव होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सरकारें बदलती रहती हैं, तो एक अस्थिरता बनी रहती है, नेता बदलते रहते हैं जिससे नीतियाँ स्थिर नहीं हो पाती हैं। मान लीजिए अभी बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी के बाद फिर से कांग्रेस आ गई, कांग्रेस का फिर से बीजेपी आ गई, तो यहाँ पे बीजेपी की नीतियाँ अलग हैं, कांग्रेस की नीतियाँ अलग हैं। अब जैसे ही नीतियाँ लागू करने का समय आता है तब तक सरकार बदल जाती है, तो यहाँ पे एक अस्थिरता का माहौल रहता है, नैतिकता का अभाव। कई बार आपने देखा होगा, अक्सर भारत में तो ऐसा होता है कि केवल खेल जो है सत्ता की लड़ाई बन के रह जाता है। पार्टियां या जो जनप्रतिनिधि हैं केवल अपने फायदे के लिए नफा नुकसान के लिए, मतलब उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल बनकर रह जाता है। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता, जनता की क्या इच्छाएं हैं, जनता क्या चाह रही है, क्षेत्र में कैसे विकास करना है, कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल इलेक्शन जीतना है। फैसलों में देरी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ये संसद हो या जो विधायिका हो, राज्य का जो राज्य विधानसभा है, तो यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हर मुद्दे पे विचार विमर्श होता है, तो यहाँ पे फैसलों में देरी होती है, यानी बहुत सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे निर्णय लेने में बहुत लंबा समय लगता है। ये भी एक कमजोरी है। खराब फैसले, कई बार ऐसा भी होता है जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी हमारे चुने हुए जो नेता हैं, उन्हें हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे क्या मुद्दे हैं। जैसे भी हाल का ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, हालांकि आप लोग इसको दिल पर ना लें कि मैं पार्टी की आलोचना पार्टी की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जैसे आपने अभी रामानंद सागर की जो रामायण थी, उसके जो प्रमुख एक्टर हैं अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी, उन्होंने भी अभी हाल में मेरठ से इलेक्शन जीता है संसद का, और मेरठ का इलेक्शन में वो जीते भी हैं। तो मेरठ में किसी मुद्दे पर वहाँ के जो व्यापारी थे या स्थानीय लोग थे वो रैली कर रहे थे। अचानक से अरुण गोविल जी पहुंच जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या मैटर है, उन्हें पता ही नहीं होता है क्या मैटर है, क्या समस्याएं हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नेता चुन जाते हैं, सेलिब्रिटी जो है किसी क्षेत्र से चुन के चले गए, अब सेलिब्रिटी को पता ही नहीं है कि क्या समस्याएं हैं। जैसे अगर मैं तो यूपी का निवासी हूँ, तो यूपी में अभी मेरठ की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, मथुरा में हेमा मालिनी जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे सेलिब्रिटी या कुछ ऐसे नेता जो कि बाहर से लाके खड़े कर दिए जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और उन्हें क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं होता है कि क्षेत्र में चल क्या रहा है। वो केवल चुनाव जीत गए और अपने जो भी उनका निवास है वहाँ पहुँच जाते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई है। भ्रष्टाचार होता है, चूंकि चुनावी मुकाबला बहुत खर्चीला होता है, तो लोग जो है इलेक्शन जीतने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं। भाई उन्होंने जो इलेक्शन जीतने में जो पैसा खर्च किया है, वोट के टाइम पे जो पैसा खर्च किया है, मतदाताओं को खरीदने में, खिलाने पिलाने में जो पैसा खर्च किया वो वसूल करते हैं, भ्रष्टाचार होता है। कई बार जनता की अज्ञानता भी होती है। जनता की अज्ञानता क्या, कई बार आपने देखा होगा कि भाई लोगों ने एक राय बना ली कि फलाना व्यक्ति तो बेकार है,
फलाना व्यक्ति तो बोलता ही नहीं है, तो ये तो बेकार है। जैसे मनमोहन सिंह के बारे में लोगों को लगने लगा था कि ये तो बेकार है, ये तो बोलते ही नहीं है, कुछ भाषण ही नहीं देते हैं। तो कई बार इस तरह का माहौल भी बन जाता है। लोग जो है किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति को साइलेंट रहने पर उसको बेकार या बेवकूफ समझ लेते हैं। कई बार एक लहर एक बन जाती है कि भाई यही व्यक्ति अच्छा है, तो जनता भी कई बार अज्ञानता दिखा देती है। तो सामान्य लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान और जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये भी एक लोकतंत्र की खामी है। अब यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। देखिए, भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन यहाँ पर सुधार की गुंजाइश भी है। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से कंपेयर करते हैं, जैसे अगर हम सैन्य शासन की बात करें, तानाशाही की बात करें, राजशाही की बात करें, तो वहाँ पर तो जनता को बिल्कुल अधिकार ही नहीं है कि वो शासकों को बदल सके, शासकों से जवाबदेही मांग सके। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अगर जनता को लगता है कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो जनता जो उसको अगले इलेक्शन में बदल सकती है। अगर सरकार कोई भी जनता की फेवर में काम नहीं कर रही है, तो जनता के पास विकल्प है कि जनता उसको जो अगले इलेक्शन में हटा सकती है। तो यहाँ पर अधिक जवाबदेही है। नहीं, लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतें हैं, इन पर तत्काल ध्यान दें। और यही जो बात है वो लोकतंत्र को अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर बनाती है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ पर चीन और भारत को कंपेयर करके उदाहरण दिया गया है। देखिए, 1958-61 के दौरान चीन में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जो कि इतिहास का सबसे भयंकर अकाल माना जाता है। इसमें चीन की करीब 3 करोड़ आबादी मारी गई थी। यहाँ पर 3 करोड़ लोग करीब भूख से मारे गए थे। ठीक इसी समय अगर भारत की बात करें, 1958-61 के दौरान अगर हम भारत को देखें, तो आपको पता होगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के समय भारत की स्थिति क्या थी? अंग्रेज जिस हाल में भारत को छोड़कर गए थे वो आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ पर जो आर्थिक ढांचा था वो भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं था। एग्रीकल्चर की हालत भी खस्ता हाल थी, यानी कृषि व्यवस्था भी हमारे यहाँ खस्ता हाल थी। उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा पनप नहीं रहे थे। हम लोग अन्य देशों से खाद्यान्न आयात कर रहे थे, उस पर निर्भर थे। तो हमारे यहाँ एक तरह से संकट की स्थिति थी। लेकिन फिर भी भारत में ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं हो पाई जो कि चीन में क्रिएट हो गई। तो उन दिनों भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो चीन से ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में चीन के समान कोई अकाल या भुखमरी की स्थिति नहीं आई। इसका क्या कारण रहा? तो हमारे यहाँ के अर्थशास्त्रियों का मानना ये है कि भारत की जो बहुदलीय व्यवस्था है, स्वतंत्र मीडिया है और जो विपक्षी दल है, इनकी दबाव की वजह से सरकार को काम करना पड़ा। सरकार ने जो तुरंत खाद्य सुरक्षा पहुंचाई, जो भी राशन वगैरह था उनको प्रोवाइड किया। जैसे हमारे यहाँ भी उस समय अकाल जैसे हालात बने थे तो सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो यहाँ पे मीडिया भी सरकार के पीछे पड़ गई। अन्य जो अपोजिशन वाली पार्टियां थी उन्होंने सरकार की आलोचना की, सरकार से जवाब मांगा, तो सरकार को काम करना पड़ा। जबकि चीन में क्या है, चीन में केवल एक ही पार्टी की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो ये काम करे तो बढ़िया, ना करे तो और बढ़िया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने काम ही नहीं किया। तो यही कारण रहा कि यहाँ पर अकाल में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। जबकि भारत में आज़ादी के बाद एक भी अकाल नहीं पड़ा है, और शायद ही भविष्य में कोई भी अकाल ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह होना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगला है बेहतर निर्णय की संभावना। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं, उन पर किसी का अंकुश नहीं होता है, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अगर उन्हें किसी मुद्दे पर कोई कानून बनाना है या कोई अपनी राय बनानी है, उसके लिए विचार विमर्श करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री ने ठान लिया कि ये काम करना है तो हो ही जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों से उस बिल को पारित कराना होगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तब वो कानून बन पाएगा। प्रधानमंत्री के अपने आप चाहने से नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने चाहा तो हो गया, नहीं। यहाँ पे बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी, संसद में उसके ऊपर एक लंबी डिस्कशन होगा, बहस होगी, चर्चा होगी। तो व्यापक चर्चा और बहसों के कारण गलतियों की गुंजाइश न्यूनतम हो जाती है। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। तो सबसे खास बात इसकी एक ये भी है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से फैसले नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमें एक जगह बैठकर विचार विमर्श डिस्कशन करना पड़ता है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। इसके अलावा विविधताओं और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। चूंकि भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो भारत में हर जगह विविधता व्याप्त है। हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर विविधता है, चाहे वो भाषाई स्तर पर हो, खान पान के स्तर पर हो, या सांस्कृतिक स्तर पर हो, या पहनावे के स्तर पर हो। हमारे यहाँ हर स्तर पर विविधता मौजूद है। तो इतनी बड़ी विविधता को समेट पाना
किसी एक व्यवस्था की बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसने इस पूरी विविधता को समेटा हुआ है। तो लोकतंत्र जो है विभिन्न समूहों के हितों, विचारों और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का माध्यम प्रदान करता है। यानी यहाँ पर लोकतंत्र में एक उम्मीद ये है कि यहाँ पर हर समूह के जो भी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि होते हैं उन्हें विभिन्न दलों की या विभिन्न जो ग्रुप्स हैं, जाति ग्रुप हैं या धार्मिक ग्रुप हैं, उनकी सुननी पड़ती है। उनकी जो डिमांडें हैं उन डिमांडों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक समाधान निकल के आ जाता है। इसमें कोई स्थायी विजेता या पराजित नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी एक समुदाय से आता है, अगर वो चुनाव हार गया तो आगे चुनाव नहीं जीतेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अपने क्षेत्र के लोगों की नज़र में वो अच्छा है, उसने लोगों की भलाई के लिए काम किया है, तो उम्मीद ये है कि अगले इलेक्शन में वो चुनाव जीते। तो यहाँ पर कोई स्थायी विजेता या पराजित नहीं होता है, जिसे सभी समूह साथ मिलकर रह सकते हैं। और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की एकता बनाए रखने में लोकतंत्र की एक अहम भूमिका है। नागरिकों की गरिमा और राजनीतिक समानता, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने ऊपर भी डिस्कशन भी किया इसकी मुख्य विशेषताओं में कि हर व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए और हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान होनी चाहिए, जो कि राजनीतिक समानता को स्थापित करता है। तो हमारे भारत की अगर हम बात करें, चूंकि हम यहाँ पे इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, वो भारत की भी बात करेंगे साथ के साथ, तो हमारे यहाँ जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उसी दिन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया है। अर्थात हमारे यहाँ एक आयु सीमा है, उससे ऊपर के सभी व्यक्ति, भारत के नागरिक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे उनका बैकग्राउंड जो भी हो, सामाजिक या आर्थिक स्तर जो भी हो, उनको वोट डालने का अधिकार है। उन सभी के वोट की वैल्यू समान है। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गरीब किसान हो या मजदूर हो, सबके वोट की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी वोट डालने जाएंगे, अडानी जी वोट डालने जाएंगे, उनका वोट जो है 1 लाख वोटों के बराबर है, किसान का वोट केवल 1 वोट वैल्यू है उसकी, ऐसा नहीं है। सबकी वोट वैल्यू हमारे यहाँ क्या है, बराबर है, एक है। तो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर ये आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग यहाँ पर किसी शासक की प्रजा नहीं है। यहाँ पर लोग जो है अपने स्वयं के शासक होते हैं। देखिए, प्रजा कहाँ होती है? प्रजा होती है राजशाही में, राजा की प्रजा होती है। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। भाई, लोकतंत्र में जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता ही अपने शासकों का चुनाव करती है। तो यहाँ पर लोग जो है स्वयं के शासक होते हैं। यहाँ पे गलती सुधारने का अवसर है। कई बार हम लोग आवेश में आकर अविवेकपूर्ण डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। मान लीजिए हम लोग किसी के बहकावे में आ गए और हमने किसी ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कर लिया जो कि चुनाव जीतने के बाद शक्ल दिखाने तक नहीं आया। उसे हमारे क्षेत्र से ना तो क्षेत्र के लोगों से मतलब है, ना ही क्षेत्र की समस्याओं से मतलब है। तो ऐसे में आपके पास अपनी गलती सुधारने का मौका भी है। आप आगामी इलेक्शन में ऐसे प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, उसकी जगह नए व्यक्ति को चुन सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लगातार आपका जो विधायक या सांसद है वो 2 बार या तीसरी बार विधायक बन चुका है, फिर भी नहीं सुन रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने जो भी आस पड़ोस के लोग हैं जो कि उस समस्या से ग्रसित हैं, तो आप लोग धरना देते हैं, उसके आवाज़ पे जाके धरना देते हैं, रैली निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है उसके जरिए अपनी मांगें रखते हैं, ताकि अपनी समस्याओं की ओर ध्यान उसका आकर्षित करवा पाएँ। तो ये भी कुछ तरीके हैं। सबसे मेन तरीका यहाँ पर यही है कि यहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें गलतियों को पहचानने और सुधारने का अवसर मिलता है। जनता जो है सार्वजनिक चर्चा, आलोचना और चुनाव के माध्यम से सरकार के फैसलों में सुधार कर सकती है या फिर शासकों को बदल भी सकती है। तो ये इसकी खास बात है। अब हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ जानेंगे, यानी एक ब्रॉडर लेवल पर इसका अर्थ जानेंगे। एक ब्रॉडर मीनिंग क्या है? आमतौर पर लोकतंत्र का अर्थ हम लोग जनता के शासन के रूप में देखते हैं, जबकि इसका जो आज के समय में, यानी कि कोई भी शब्द होता है उसका समय के साथ अर्थ बदल जाता है। जैसे एक जमाने में कंप्यूटर का अर्थ केवल गणना करने वाले यंत्र तक था, लेकिन अगर वर्तमान में कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर क्या वर्तमान में गणना करते हैं? कंप्यूटर पे आप बहुत सारे काम करते हैं, यानी आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, ग्राफिक्स के काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, मूवी देखते हैं, सब कुछ काम हो रहा है, यानी मल्टीमीडिया का रोल निभा रहा है। तो कंप्यूटर केवल आप गणना नहीं कर रहे हैं। एक जमाने में कंप्यूटर गणना करते थे, तो कंप्यूटर का जो अर्थ था समय के साथ बदल गया। ऐसे लोकतंत्र का जो अर्थ था, शुरुआत में लोकतंत्र का अर्थ जनता के शासन के संदर्भ में लगता था, जबकि आज के समय में इसका अर्थ और ज़्यादा व्यापक हो गया है। जैसे यहाँ पर लोकतंत्र की अगर बात करें तो अब वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्योंकि दुनिया में आप लोग देख रहे हैं आबादी लगातार बढ़ती जा रही है
और आबादी बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो हर मुद्दे पे विशेषज्ञ होगा। भाई आप भारत में देख लें, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हर व्यक्ति को हर चीज़ की समझ नहीं है। तो ऐसे में सभी व्यक्तियों को एक जगह बिठाकर किसी मुद्दे पर या किसी कानून पर उनकी राय ले पाना या उसके फेवर में वोट करवा पाना संभव नहीं है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में 140 करोड़ की आबादी है। क्या आप 140 करोड़ की आबादी को एक जगह बैठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। किसी एक मुद्दे पर उनकी एक साथ राय ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जगह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि जो है हमारी ओर से आगे जाकर निर्णय लेते हैं। तो आधुनिक युग में आबादी इतनी ज़्यादा अधिक है कि सभी लोग एक साथ बैठकर सीधे फैसला नहीं ले सकते हैं, इसलिए बहुमत का शासन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब सब लोग साथ में बैठकर किसी मुद्दे पर फैसला भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा की बैठकों में चूंकि ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के मतदाता इसमें शामिल होते हैं, तो ग्राम पंचायत में उसके 100, 200 या 150 या 300 आदमी हो सकते हैं, 400 आदमी हो सकते हैं। तो वो एक साथ बैठ भी सकते हैं, किसी मुद्दे पर वो अपनी राय भी दे सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। तो छोटे लेवल पर तो ये पॉसिबल है, लेकिन बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जब लोग ये सीधे तौर पर वोटिंग करते हैं, सीधे तौर पर ये फैसले लेते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए लोकतंत्र के दो प्रकारों में एक प्रत्यक्ष आ जाता है और दूसरा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आ जाता है। लोकतंत्र एक सिद्धांत के रूप में, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोकतंत्र का अर्थ भी समय के साथ और ज़्यादा व्यापक हो गया है। लोकतंत्र का अर्थ अब केवल जनता के शासन के संदर्भ में नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है, एक सिद्धांत के रूप में अब इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम बात करें, आपके घर में आपकी शादी की बात चल रही है, अब शादी की बात चल रही है, आपसे पूछे नहीं जा रहा है, आपसे कह दिया जा रहा है कि आपको इस लड़के से या लड़की से शादी करनी है, आपकी पसंद नापसंद पूछी नहीं गई है, तो क्या वो शादी लोकतांत्रिक होगी? यकीन नहीं होगी। किसी क्लासरूम की बात कर लें, किसी क्लासरूम में शिक्षक को कुछ विद्यार्थी चाहते हैं, तो शिक्षक जो है उन्हीं विद्यार्थियों के प्रश्नों को उत्तर देते हैं और उन्हीं विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं, बाद बाकी विद्यार्थी शिक्षक का मुंह देखते रह जाते हैं। तो क्या क्लासरूम की व्यवस्था लोकतांत्रिक है? नहीं है। किसी संगठन की बात कर लें, मान लीजिए कोई संगठन बना हुआ है, उस संगठन में कुछ 2-4 लोग मिलकर वो पूरा संगठन चला रहे हैं, बाद बाकी लोगों की मेंबर्स की बात ही नहीं सुन रहे हैं, क्या वो संगठन की व्यवस्था लोकतांत्रिक कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो लोकतंत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं है, यह परिवार, विद्यालय, संगठन और समाज के अन्य क्षेत्रों में भी समान भागीदारी, विचार विमर्श और सहमति से निर्णय लेने के सिद्धांत को यह दर्शाता है। देखिए लोकतंत्र एक आदर्श के रूप में भी है। लोकतंत्र जो है अब केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अब लोकतंत्र से अपेक्षा ये की जाती है कि अगर कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोगों के पास उसमें समान अवसर भी होंगे, शिक्षा का अधिकार भी होगा, सूचना का अधिकार भी होगा। ये लोकतंत्र में लोग सरकार के कामकाज की सूचना भी मांग सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ RTI है, सूचना का अधिकार है, इसके जरिए सरकार के किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांगी जा सकती है और संसाधनों की उपलब्धता जैसे आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास भी है। यानी हमारे यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार है उससे अपेक्षा की जाती है जो वंचित या हाशियाई तबके के लोग हैं उनको संसाधन मुहैया कराए ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सकें। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, अगर मान लीजिए भारत में अगर कुछ लोग भूखे पेट सो रहे हैं, कुछ लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं, तो हम इसे आदर्श लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए भारत की एक छोटी सी आबादी भारत के बहुत बड़े आर्थिक संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए बैठी है और बाद बाकी भारत की जो आबादी जो है बेरोजगारी या उन्हें जो दैनिक भत्ता जो सरकार ने तय किया है कि एक दिन में मजदूरी कमाई इतनी होनी चाहिए, उससे भी कम उन्हें मजदूरी प्राप्त हो रही है, उससे भी कम उन्हें अर्निंग हो रही है, तो क्या ये आदर्श लोकतंत्र होगा? नहीं, यकीनन नहीं होगा। तो अब जो आदर्श लोकतंत्र की जो कल्पना की गई है उसमें समान अवसर, शिक्षा, सूचना और संसाधनों की उपलब्धता, ये आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास भी इसमें शामिल है। देखिए चुनाव, प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकार जो है ये लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। यानी लोकतंत्र अगर कहीं भी है तो उसमें ये न्यूनतम रूप से ये चीज़ें होंगी ही होंगी, जबकि आदर्श लोकतंत्र में सभी नागरिकों को प्रभावी भागीदारी और समानता सुनिश्चित होती है। यानी एक आदर्श लोकतंत्र में क्या है, सभी नागरिकों की इफेक्टिव रूप से भागीदारी, प्रभावी रूप से मतलब सक्रिय रूप से, प्रभावी का मतलब सक्रिय होकर। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं, आप किस व्यक्ति को चुन रहे हैं तो वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, आपको पता तो होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए और समानता केवल राजनीतिक समानता नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, हर इस तरह से समानता स्थापित करवाई जाए, तभी एक आदर्श लोकतंत्र कहलाएगा।
और अंत में आ जाती है नागरिकों की भूमिका। देखिए, किसी भी लोकतंत्र की सार्थकता जो है वो नागरिकों की भूमिका पर निर्भर करती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में आपने एक अजीब विडंबना देखी होगी कि हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा हैं या यूथ हैं वो वोटिंग करने जाते ही नहीं है, वोट डालने जाते ही नहीं है। जिस दिन मतदान होता है उस दिन अधिकांश लोग जो हैं छुट्टी का मजा लेते हैं, वोट डालने जाते ही नहीं। उन्हें लगता है कि भाई हमारे अकेले के वोट से क्या हो जाएगा, हमारे अकेले के वोट से व्यवस्था थोड़ी ना बदल जाएगी। फिर भी लोकतंत्र में चोर उचक्के आएंगे, भ्रष्टाचारी आएंगे, लोग ये धारणा बनाए बैठे हैं। भाई अगर मान लीजिए लाखों लोग, करोड़ों लोग सेम टाइम पर यही धारणा बना लें तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही चोर लोग आ जाएंगे, भ्रष्टाचारी लोग आ जाएंगे सत्ता में, क्योंकि आप अच्छे लोगों को लाने का प्रयास कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम लोग संसदीय चुनाव का डेटा उठाकर देखें तो आप लोग पाते हैं कि संसदीय चुनाव में भी, एमपी वाले चुनाव में भी केवल 60 से लेकर 65% मतदान ही होता है। बाद बाकी 30 से 35% लोग वोट डालने जाते ही नहीं है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने नहीं जाएंगे तो उम्मीद है कि सत्ता में भ्रष्टाचारी लोग ही आएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को आने का मौका आपने दिया ही नहीं। अच्छे लोगों के पेपर में अगर आप मतदान कर देते तो शायद अच्छे लोगों को मौका मिल जाता। तो लोकतंत्र की सार्थकता नागरिकों की भागीदारी पर भी निर्भर करती है। जितनी सक्रिय भागीदारी होगी लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा सफल होगा। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। नागरिकों के कामकाज का मतलब क्या है कि हम कितना एक्टिव हैं, कितना सक्रिय हैं। यानी हमें अगर वोट डालने का दिन मिला है, क्योंकि वोट जिस समय मतदान होता है, चाहे आपका ग्राम स्तर का हो, नगर पालिका स्तर का हो, या विधानसभा का हो, या फिर संसद का हो, उस दिन छुट्टी रखी जाती है। ये आपको पता ही होगा, भारत में ऐसा नहीं है उस दिन कामकाज हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या सरकारी एम्प्लॉय हो, उन सभी की छुट्टी रहती है, स्कूलों की छुट्टी रहती है। वो इसलिए रहती है ताकि सभी लोग एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सकें, सक्रिय रूप से मतदान कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग इतने आलसी हैं, निकलते ही नहीं है घर से वोट डालने के लिए। तो यहाँ सबसे जरूरी है सक्रिय भागीदारी हो, तभी लोकतंत्र सार्थक होगा, तभी लोकतंत्र सफल होगा। अंत में हम लोग यहाँ पर, हमने इस अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यानी यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में तुलना करेंगे कि जो ये देश, जो अलोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं, तो उन्होंने कौन कौन से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। क्या भारत में भी वो स्थिति क्रिएट हो सकती है, क्या भारत में उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, वो सब हम देखेंगे। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो 1999 में यहाँ पर मुशर्रफ ने तख्तापलट किया है। 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आए हैं। इसके जरिए राष्ट्रपति को असीमित अधिकार मिल गए हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार मिल गया है। तो इसमें यहाँ पर लोकतंत्र के कौन से मूल्य का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर सैन्य तानाशाह अपनी शक्ति चला रहा था, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। भारत की बात करें तो भारतीय संविधान में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। अनुच्छेद 74-75 में बात कही गई है कि हमारे यहाँ पर वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद के पास है। यहाँ पर जो भी शासन चलाने का काम है वो गैर निर्वाचित संस्था के पास नहीं है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव नहीं जीता है, वो हमारे यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं देख सकता है, शासन व्यवस्था नहीं चला सकता है। चीन की बात करें तो यहाँ पर एक दलीय शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है, और चुनाव लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की अनुमति लेनी पड़ती है। तो कौन से मूल्य का उल्लंघन है। चुनाव में एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए, और एक से ज़्यादा विकल्पों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। भारत की बात करें तो भारत में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ विपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है, सुनिश्चित है। इसके अलावा नागरिकों को अधिकार भी मिले हैं। अनुच्छेद 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। मैक्सिको की बात करें तो PRI पार्टी जो होती है धांधली के जरिए सन 2000 तक इलेक्शन ये जीती है। इसने जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है, सत्ता में उसके चलते बनी रही है। तो चुनाव जो है पूरी तरह से निष्पक्ष होने चाहिए ताकि सत्ता पक्ष को भी हार का डर बना रहे। भारत में चुनाव आयोग है, भाई भारत में चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर चुनाव आयोग है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में है। यानी हमारे यहाँ अनुच्छेद 324 के तहत हमारे चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है। अगर चुनाव आयोग को लगता है किसी भी बूथ पर कोई भी मतदान में गड़बड़ी हुई है तो वहाँ पर क्या मतदान दोबारा करवाए जाते हैं, रीवोटिंग करवाई जाती है। सऊदी अरब, एस्टोनिया, फिजी की बात करें तो यहाँ पर क्या असमान मताधिकार है। सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार 2015 में मिला है, जबकि एस्टोनिया की बात करें यहाँ पर जो रूसी माइनॉरिटी है उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। फिजी में जो मूल फिजी के लोग हैं उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा है, जबकि भारतीय मूल के नागरिकों की वोट वैल्यू कम है। तो ये कौन से सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी यहाँ पर हर वयस्क नागरिक का एक वोट और उसका एक मूल्य होना चाहिए, उसका उल्लंघन है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है।
और उन सभी के वोट की वैल्यू समान है। जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ पर लोकप्रिय नेता थे मुगाबे, बाद में तानाशाह बन गए हैं, विपक्ष को प्रताड़ित किया, न्यायपालिका को भी अपने अंडर में दबा के रखा है, मीडिया पर भी कंट्रोल किया है। तो उन्होंने संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। हमारे यहाँ पर क्या है, लोकप्रिय सरकार भी संविधान और न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं हो सकती है। यानी हमारे यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी प्रचंड बहुमत से क्यों ना आए। मौलिक अधिकार उल्लंघन कभी नहीं कर सकती, और उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे अध्याय के बीच में भी कहा था कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपके समय की बचत भी हो जाएगी और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।